एनआरसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि एनआरसी को लेकर एक तरह का डर खौफ फैलाया जा रहा है और कुछ डराने की कोशिश की जा रही है, कुछ में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लग ये रहा है, बताया ये जा रहा है और इस तरह से एक इमेज ये पोर्ट्रे की जा रही है कि एनआरसी सिर्फ बनाई ही इसलिए गई है ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उन्हें यहां से उठाकर किसी दूसरे मुल्क में फेंक दिया जाए या फिर जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहां पर उन्हें रख दिया जाए। आसाम में जिस तरह से एनआरसी हुआ है उसके बाद से अब वो यूपी में भी लागू होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में भी अभी उन्होंने कहा है और फिर मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि वो आए दोबारा से अगर तो वहां पर भी इसको नाफिज किया जाएगा। ये माना जाए कि पूरे मुल्क में जैसे जैसे जहां जहां इलेक्शन होंगे उसके हिसाब से या जैसे उन्हें ठीक लगेगा उसके हिसाब से एनआरसी को नाफिज किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए अब्दुल मुईद साहब कि जब जिनको आपने कायद माना मुसलमानों ने, चाहे हम बात करते हैं मदनी की बात करें या फिर हम दूसरे आपके जो लीडर्स हैं जिन्हें सो कॉल्ड मुसलमानों ने लीडर माना, उनकी अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि उन्हें एनआरसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। महमूद मदनी ने यहां तक कहा कि भाई अगर कोई बाहर से कोई मुसलमान यहां आकर रहता है, क्यों आकर रहेगा वो हमारे यहाँ, क्यों आएगा? उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है। तो उन्होंने उनका यह कहना है कि एनआरसी के मुद्दे पर वी हैव नो कंफ्यूजन, एनआरसी होना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं वो यहां से वापस जाने चाहिए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देखिए, यही तो मैं इससे पहले मैं आपसे यही कह रहा था। बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है वो नरेशन में है। जितने भी हैं वो आप ट्रिपल तलाक से उठा लीजिए, 370 ले लीजिए, जितने भी अमेंडमेंट या जितने भी लॉ आए हैं, प्रोविजंस आए हैं जो नए एग्जीक्यूट हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला रहा है नरेशन का, यानी जो डायलॉग रही है। तो डायलॉग जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं उन लोगों ने और उनके मानने वालों ने डायलॉग को इस तरीके से किया है कि वो एक कंफ्यूज डर और भ्रम उन्होंने जानबूझकर पैदा किया ही है। अब अगर हम बात करें हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं आज के टाइम में, मैं ये मानता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त अगर करप्शन की लिस्ट बनाई जाए तो जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप, बड़े बड़े लीडर जो है आपको करप्ट मिलेंगे, वैसे ही हमारी रिलीजियस लीडरशिप और जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल मुस्लिम लीडरशिप है वो बड़े पैमाने पर करप्ट मिलेंगे। उनको इसकी परवाह नहीं है, उनके जो डिसीजंस हो रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, उनको इस बात की पड़ी ही नहीं कि एक आम मुसलमान चाहता क्या है, एक आम मुसलमान की फिक्र क्या है, एक आम मुसलमान की मंशा क्या है। जिसे जो समझ में आ रहा है वो बक रहा है, वो बकवासें कर रहा है, टेलीविजन पे कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब उन लोगों को भी ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स की जो है फाइलें खुल गई है, हमारी फाइलें खुली तो हम कहां जाएंगे। हमारे दोनों मित्रों ने जो बात कही, जहां तक हम संविधान की बात कर रहे हैं, जहां तक हम कानून की बात कर रहे हैं, हम शुरू से लेकर हर मुद्दे पे, इवन आप देख लीजिए कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का जो मामला चल रहा है उसमें भी यही ना, जो भी डिसीजन आए, हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमको मस्जिद ही चाहिए, वहां पे कुछ और नहीं चाहिए। हालांकि अपोजिशन ने हमेशा ये बात कही कि हमको वहां मंदिर ही चाहिए, लेकिन आम मुसलमान, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, एक आम मुसलमान वहां पर वो यहां पर गया ही नहीं है, जो भी संविधान लाते हैं। अच्छा, कानून जब बन जाता है तो उसके बाद फिर मुसलमानों को कोई रिएक्शन, कोई वो नहीं आ रहा है, कितने भी आप कानून बन गए हैं। तो मसाइल यहां पर नरेशन का है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो परेशानी कह लें या चिंता कह लें या मैं ऑब्जेक्शन भी कह लें, तो वो पार्टी लीडरान से यही होती है कि उनका जो नरेशन है वो डराने वाला होता है। वो जानबूझकर भ्रम पैदा करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी से एक रिएक्शन आए और उस रिएक्शन के जवाब में वो अपनी मंशा को पूरी तरीके से फुलफिल कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र जो कांग्रेस की तरफ से बयान कर रहे थे या बीजेपी की तरफ से, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आग तो कांग्रेस ने भी लगाई है, जिसके छाले आज निकले हैं और उन छालों को बीजेपी बड़ी खुशी के साथ फोड़ रही है। वरना आज कांग्रेस जिस विचारधारा के खिलाफ खड़ी अपने आप को नजर करती है कि मैं इस विचारधारा के खिलाफ हूं, इस नीति के खिलाफ हूं। विजय जी से पूछ लेते हैं। विजय जी, आपको एनआरसी से कोई प्रॉब्लम है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसको लेकर आपको प्रॉब्लम है? बड़ा मसला वो आया है ना कि रिलीजियस बेस पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। अब आप कैसे, मतलब वो जो एक सबसे बड़ा प्रोविजन है कि अगर सर एक मिनट
30 सेकंड की बात मैं कहना चाहूंगा कि उसमें अगर ये जो गुंजाइश आती है, देखिए हमारे यहाँ अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम या कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज डिवीजन नहीं हो सकता है। तो मैं भी वही मानता हूं, लेकिन अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट आता है और उस अमेंडमेंट में अगर दलीलें, बहस, डायलॉग, नरेशन अगर ऐसा होता है कि जहां पर अगर एक्सेप्ट मुस्लिम जो भी है वो एक्सेप्टेड है और मुस्लिम है तो एक्सेप्टेड नहीं है, ये बयान भी नहीं होना चाहिए। जो भी संविधान कानून अगर हमें देता है, कानून देता है जी। ओके महेश जी, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। एक अपडेट कर दूं कि इस देश में अफगानी शरणार्थी बहुत है, जो यूनाइटेड नेशन के दिशा निर्देश से लगभग समझ लीजिए कि इस समय उनकी संख्या जो है लगभग 18 लाख के आसपास है। हमारे देश में अफगानी शरणार्थी रहते हैं जो मुस्लिम ही हैं, उनको इस नाते यहाँ रहने दिया जाता है, वो यहाँ रहते हैं, लेकिन उनको नागरिकता, सिटीजनशिप हमने नहीं दिया हुआ। एक बात। दूसरी बात कि हम जो अमेंडमेंट जो आप कह रही हैं कि भाई अभी जो प्रपोज्ड है उसमें सिर्फ हमने 3 मुल्क ऐसे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके अलावा कहीं और का मुस्लिम अगर आता है इस तरह का तो वो कंसिडरेशन में होगा। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहां माइनॉरिटीज और जहां की स्थिति परिस्थिति हम बीइंग इंडियन अगर सवाल है, बीइंग भारतीय सोचिए, हमें एहसास होगा कि ये जो लोग उंगली उठा रहे हैं ये हमारे देश के भले के लिए उंगली नहीं उठा रहे हैं। जवाब तो दे दो। ये पाकिस्तान से अगर कोई मुस्लिम लड़का आता है तो उसको जिहादी बना के भेजेंगे। आपकी नजरों में मुसलमान बांग्लादेश जो बांग्लादेश से चल रहा था, अगर हम उसको रोक रहे हैं तो हमारे मुस्लिम भाई को जो फायदा होना है यहाँ पर, आप भाजपा की तरफ से वो फायदा मिलेगा। हम अपने मुस्लिमों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम दूसरे देश के मुस्लिम यहाँ पे रहे, उनको सिटीजनशिप मिले, ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन महेश जी, हमारा मुल्क तो ऐसा रहा है, मानसिकता है जो इस तरह का आप ये देखें, जहां दूसरे मुल्क से जिन लोगों को निकाला गया, हमारा मुल्क तो इसी के लिए जाना जाता है कि हमने उन्हें यहाँ पनाह दी, वो यहाँ पर आकर रहे, क्योंकि हम ही इसलिए जाने जाते हैं। दलाई लामा से लेकर आप सबकी बात करिए, वो जिन्होंने किया उनसे आप पूछिए। हम दलाई लामा की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मेरा केवल उनसे एक सवाल है। महेश जी, मैं अपनी बात कह लूं? किस वार में और किस युद्ध में महेश जी की लड़ाई हुई, क्या हुआ, वो आप छोड़ दीजिए। अब उसके हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम अपने देश के जो हमारे भारतीय मुस्लिम भाई हैं, हम उनके बारे में सोचें, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो टेरर के लिए आएंगे मुस्लिम, उनके बारे में सोचें। ठीक है, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल इस पे जो सवाल खड़ा करता है महेश जी, ये सवाल लेकिन इसलिए खड़ा होता है या वो देश के खिलाफ है। यहाँ पर तो मैं आपसे ये तो सही कह रहे हैं, अगर वो टेरर के लिए आता है, 2 चीजें हैं भाई साहब, कि वो आपने अगर पहले से डिसाइड कर लिया कि वो टेरर के लिए आते हैं तो वो तो हमें भी, आपसे पहले हमें एक्सेप्ट नहीं है। भाई साहब, तारिक फतेह और अदनान सामी पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको हम हिंदुस्तान के अंदर जो लोग फैला रहे हैं दिया ना, ठीक है, तो देश का कानून तो उसी नजरिए से काम करेगा ना, चाहे घर का हो बाहर। हम जो मेरा एक सवाल है, वो कंसिडरेशन में होंगे, लेकिन हमारे भारतीय मुस्लिम भाई ही इस चीज का अगर मजम्मत करें कि हाँ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी या कोई भी ऐसा मुल्क से आए, जब तो मैं कह रहा हूं हमारे हक के मामले में कुछ नहीं मालूम, हमारे हक आपकी पार्टी को विदेश हमें जो बारे में ये बात महेश जी, ये बात तो है, वो ये तो फिर औरों के लिए भी है ना। नहीं, 2 बातें यहाँ पर महेश नहीं, महेश जी एक बात आपको समझना चाहिए कि मुस्लिम ने हमेशा इस चीज को कंडेम किया, किसी एक्सेप्ट नहीं किया है। उनको बात रखने दीजिए। मैं ये कहता हूं, आज मोदी जी के लिए कहते हैं वाह वाह, विदेश नीति के बारे में उनसे ज्यादा कोई ज्ञाता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, देश की विदेश नीति का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो इसे भाजपा सरकार ने किया है। सुनिए, एनआरसी पर ही आ रहा हूं, एनआरसी पर ही आ रहा हूं जी। मुझे बताइए, पीओके हमारे देश का हिस्सा है, अगर कल को पाकिस्तान वहां से हमारे मुस्लिम भाइयों को भगाएगा तो क्या भारत शरण नहीं देगा? मैं तो कहता हूं हम देंगे। पहले पढ़ के आइए, क्या बात कर रहे हैं? तो
आप ये कह रहे हैं कि 1948 में माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह ने जो प्रपोजल दिया था उसके हिसाब से कश्मीर अब आप मुझे बताइए कि पीओके से जो मुसलमान भारत में आएंगे जो है हमारा राज्य है का दर्जा मिलेगा, हमारा राज्य है। और आज जो है वहां का हर नागरिक जो है, हम जो अभी बिल लेके आए और 370 वहां हटाए, आज के डेट में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का आदमी भी जो है भारतीय नागरिकता का दर्जा उसे भी प्राप्त है। आप ये गलत कह रहे हैं। ये चीज मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज की डेट में सुनिए इंटीग्रल पार्ट है। भाई साहब गलत कह रहे हैं आप, देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आपको कानून वो तब की परिस्थिति है जब पीओके पर हमारा कब्जा होगा, जो इलीगल है आज की डेट में अगर वहां पाकिस्तान का कब्जा है, उसके वजह से जो है हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भाई साहब देश के साथ मजाक जो कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने बीज बोया वो एक अलग मैटर है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ महेश जी अभी तो बात ये हो रही है ना कि भाई 370 और 35 से हमने हटाया है, अब बात पीओके की होगी तो क्या उन्हें शरण मिलेगी भारत में? क्या मतलब भाई आज तो पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, इतना चिल्ला रहे हैं कि इनकी चिल्लाहट में कुछ चलिए अच्छा ठीक है इनका ये कहना है, ठीक है महेश जी इनका ये कहना है कि पीओके पे अगर हिंदुस्तान का कब्जा होता है या फिर वहां से जो लोग जो है वो निकलते हैं तो वहां के जो मुसलमान होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बुशरा जी, मैं ये कह रहा हूं आज की डेट में पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। वहां से अगर मुसलमान आते हैं, वहां पर अगर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं और वो आते हैं तो क्या आप उन्हें शरण देंगे या नहीं? वो भारत के नागरिक उस परिस्थिति में है ना, ज्ञानवर्धन कर रहा था इनको। ये अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं वही तो बता रहा था, आज की डेट में पाकिस्तान, आप मेरी को एक चीज चलिए विजय जी जवाब ले लीजिए। अरे चलिए आपने सवाल किया है, जवाब तो ले लीजिए। नागरिक है या नहीं है, जवाब तो ले लीजिए। स्वीकार करेंगे, मैं यही जानना चाहता हूं। विजय जी आपने बात रख ली ना, जवाब तो ले लीजिए। महेश जी जवाब दीजिए। देखिए 1948 में जो है महाराजा हरि सिंह ने विदाउट एनी कंडीशन जो है देश को मर्ज कर दिया, अपने राज्य को मर्ज कर दिया भारत में। और उस समय जो मर्जिंग हुई वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये दोनों उसमें वो रियासत जो है दोनों तरह से मर्ज हो गया और वही चीज संविधान में अंगीकार हो गया 1950 में। 1950 में जब ये अंगीकार हो गया उसके बाद 1954 में एक प्रेसिडेंटियल जो है वो ऑर्डर आया। उस प्रेसिडेंटियल ऑर्डर में 35A लगा के और पाकिस्तान ऑक्युपाइड को अलग कर दिया गया और 35A जो है धारा 370 में जोड़ दिया गया, जो टोटली इलीगल था। और वो एक दिल्ली अकॉर्ड हुआ, दिल्ली में जो अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और जो जवाहरलाल नेहरू के बीच में पैक्ट हुआ, उसी का नतीजा था कि प्रेसिडेंटियल ऑर्डिनेंस वो साइन करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और 35A को उसमें इंक्लूड कर दिया गया, जो टोटली इलीगल था। उस 35A के तहत जो है उसी के तहत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो अब जब धारा 370, अरे सुन लीजिए आप पहले पूरी बात सुनिए पूरी बात सुनिए। आज वहां से अगर वो लोग आते हैं तो क्या इनका पोल खुलने लगा कांग्रेसियों का, इनका पाप जब उजागर होने लगा, भाई साहब आप लोग जो हिंदू मुस्लिम की देश को किस तरह से इन्होंने मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के बीच में बांट के, हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। सुनो तो सही, आप सुनो, आप जो ये अभी आतंक और डर का माहौल जो ये मुसलमान काम कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग में ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, उसका एक आपको जवाब सुन लो और वो सुनोगे तो अच्छा लगेगा। और जो दर्शक हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि कांग्रेस के लोग किस तरह से आतंक और डर के माहौल हर टाइम हर वक्त इस देश में पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं आज के डेट में कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, आज भी हम तो ये कहते हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री ने दम के साथ जो कहा कि हम दम का मतलब समझते हैं, दम ठोक, अरे भाई दम ठोक कर, दम और दम में फर्क है, मैं भी समझता हूं। उन्होंने दम गर्व से कहा, दम का मतलब है गर्व से, यहाँ कि गर्व से कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। आज के डेट में जब धारा 370 का 35A खत्म हो गया को वापस लेने का आपको मालूम होना चाहिए, तो वहां का हर एक आदमी ये भारतीय नागरिकता का दर्जा जो है उसे प्राप्त है। आज कश्मीर ऑक्युपाइड, पाकिस्तान
ऑक्युपाइड कश्मीर, मैं ये पूछ रहा हूं, कश्मीरी जितने भी हैं जितने वो भी लोग इंडियन रह रहे हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। डाटा है कि भाई वो सब पीओके के नागरिक हैं, उन्हें पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे लोग हम नहीं तो है। उनको भारतीय नागरिक मानने के लिए आज की डेट में जब हमने लेकिन ये तो 35 बताइए से विड्रॉ कर लिया, महेश जी, मतलब आज POK की डेट से में कोई भी भारतीय आतंकवादी आ पाकिस्तान सकता है, ऑक्युपाइड क्योंकि कश्मीर ये हमारा उनका है, भारतीय वहाँ के नागरिक हमारे हैं। महेश बस जी मैं ये यही कहवाना बताइए, चाहता था। आप मुझे बताइए पीओके में जितने भी लोग रहते हैं जी। वहां पर जाहिर सी बात है उनके रिश्ते पाकिस्तान से भी हैं, उनके रिश्ते हिंदुस्तान से भी हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है। वहां पर अगर किसी की शादियां हुई हैं, वहां से अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक से लड़का या लड़की से शादी हुई है, वहां पर आकर वो रहने बसने लगे हैं, तो आप ये कहेंगे कि अगर जब हम पाक को ऑक्यूपाइड कर लेंगे, पीओके को अगर हम ऑक्यूपाइड कर लेंगे, तो वहां के जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब हकदार हैं, और आप कह रहे हैं अभी भी हकदार हैं कि वो हिंदुस्तान की नागरिकता ले सकते हैं और यहाँ का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। That's what you want to say? फंस चुके हैं yes. अपनी बात में। हम ये कह रहे हैं POK से अगर हमने- आतंकवादी भी आएगा तो वो स्वीकार है। ठीक है, चलिए आप इनसे सवाल चलिए, ओके विजय जी, let him just clarify it. हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने उस प्रोविजन को, उस प्रावधान को वापस कर लिया, तो जम्मू जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के नागरिक, वहाँ की हर चीज अगर हम उसको टेक ओवर हमें अगर मिलता है, तो वहाँ के नागरिक जितने भी होंगे उनको भारतीय नागरिकता इमीडिएट उसी प्रोविजन और उसी प्रावधान के तहत प्राप्त होगा, जो आज आपके हिसाब से तो आज यार ये नागरिकता मिली तो हुई है आप भारत की। इनसे बुलवा लीजिए। ठीक है, ये ओके, जो चलिए, ठीक है, भोपू ठीक है। लेके चिल्ला रहे हैं, इन्हीं से बुलवा लीजिए। ओके, फाइन, मैं कह रहा हूँ सबको कि अपनी बात कहने का हक है, भारतीय जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, जो आज उसको दर्जा मिला हुआ है, वहाँ की जो नागरिक को जो नागरिक का स्टेटस है, वही स्टेटस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का नागरिकों का होगा। उनको भी वही चीज हासिल होगा जो यहाँ आज की डेट में इनको हासिल है, और अभी से हासिल है, अभी से हासिल है। उनके जान माल की सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा कब्जा होगा तभी ना जब हिंदुस्तान को उस पर कब्जा होगा। अभी तो नहीं ना, नहीं है, कब्जे की बात नहीं है। हाँ। बात कब्जे की नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो आज हमारा संविधान ये कहता है कि वहाँ के व्यक्ति का जान माल सुरक्षा हर चीज की आज जिम्मेवारी हमारी हो गई है संवैधानिक रूप से। अगर वहाँ कोई भी गलत काम होगा, अगर पाकिस्तान भेजता है, हम तो कहेंगे संविधान के हिसाब से कि वो हमारा आप ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं है? पीओके से चलकर कोई भी इंसान, अगर वो हिंदू, जिस मुस्लिम, दिन कोई भी है, नहीं, वो अगर इंडिया में आता है जिस तो दिन आप हमारे उसे इंडियन सिटीजन हाँ, मानेंगे। जिस दिन कानूनी रूप से वो हमारी चीजों को पालन करना शुरू करेगा, कंट्रोल आप घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं महेश जी, आप घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। आपने मुझसे कहा इसी बात को कहेंगे। बुशरा जी, मेरा संविधान हमारा कहता है कि आज की डेट में वो हमारे नागरिक हो चुके हैं, लेकिन कानूनी रूप से हम जब तक उसको अमल में नहीं लाते हैं, वो हम जगह लेते नहीं है वहाँ के। महेश जी से मेरा एक सवाल है, बहुत अभी बुशरा जी बार बार उसी चीज को दोहरा रही थी, मैं जो नरेशन की बात कर रहा था वो वही है। अगर हम उसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारे गृह मंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, जितने भी प्रोविजन, जितने भी लीडर कहते नहीं वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। किसी ने भी अपने किसी भी स्टेटमेंट पे ये नहीं कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हम जब कब्जा कर लेंगे तब वो हमारा पार्ट होगा। मेरा सवाल यही है कि अगर वो अभी से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो वहां के सिटीजन, वहां के लैंड, वहां का जो कुछ भी है वो तो हमारे सिटीजन हो गए ना। बिल्कुल, वो तो अभी सिटीजन है। अगर वो हमारा क्या कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया भी है बना हुआ, ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, हमने हमेशा कश्मीर की बात की, सबसे ज्यादा हमारे इंडिया का हिस्सा चाइना ने लिया है। आखिर उस पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहे पहले की रही हो चाहे अभी रही हो, आप लोगों ने जो है अगर 370 के जरिए से कश्मीर का मसला हल कर दिया है, तो जो हजारों मील कब्जा चाइना ने किया है उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों वहां पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वहां पर जो ऑक्यूपेशन है वो चाइना कर रहा है, और चाइना जो है आप इंटरनेशनल रिलेशन में उसके दबाव में। सुनिए, पहली बात तो ये है कि चाइना के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस रीजन में हुआ, उससे वाकिफ आप भी होंगे। हमारा तो आज भी चाइना डोकलाम जो या वो नाथू दर्रा जो था, वापस कितना लिया महेश जी? सुनिए पहली बात सुनिए। आज चाइना के साथ आप चीज़ों को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमने चाइना के साथ जो रिश्ते रखे
और चाइना के साथ जिस तरह से हमने अभी डील किया, उससे पहले इस सरकार से पहले किसी ने भी डील नहीं किया। हमेशा चाइना जो है दादागिरी दिखाता रहा, और वो तो आज भी कहता है कि अरुणाचल हमारा है। आप उस जमीन की बात कर रहे हैं, वो तो आज भी अरुणाचल को हमारे मानचित्र में मैपिंग करने पे की कोशिश कर रहे हैं। सीधी वाली बात यही है कि आज भी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो निवेश चाइना का है, जो चाइना हम लोग जो है हर दिवाली पे कहते हैं कि हम चाइनीज इसको बायकॉट करें, इसको हमारी गवर्नमेंट ने कितने ऐसे प्रोडक्ट है जो चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में आकर के अगर इसके ऊपर डिबेट करना है तो इसका भी आपको इतनी बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को आज दिखाई, जिस तरह से बांग्लादेश को दिखाई, जिस तरह तमाम चीजों को बहुत अच्छा है, दिखाना चाहिए। विदेश नीति में चाइना भी सबसे बड़ी कंट्री है जिसने इंडिया को ऑक्युपाइड किया है। आपने चाइना के खिलाफ क्या किया है? अगर ये बुशरा जी कह रही है कि विदेश नीति इशू, महेश जी मेरा एनआरसी से बात हो रही है, मेरा आपसे सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कहा गया है, जो अमित शाह ने बोला है, आपको लगता है वो स्लिप ऑफ टंग है? नहीं। ओके, उन्होंने, तो आप क्या कह रहे हैं? सोच समझ के कहा कि ये बात है? ओके, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने शरणार्थी नहीं हो सकता। ठीक है, और विजय जी एक मिनट, इनके मुताबिक। ओके भाई जी, गो अहेड। उनका ये कहना है कि 3 ऐसे मुल्क हैं जिसको आप बोल नहीं रही हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। सुन लीजिए, इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी और देश के कोई मुस्लिम शरणार्थी होंगे तो हम उनके बारे में कंसीडरेशन नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि इन देशों में जो माइनॉरिटीज हैं ये उत्पीड़न के शिकार होते हैं, या इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदूवादी हो तो हम क्रिश्चियनिटी को क्यों यहाँ पालेंगे, अगर हम हिंदूवादी हैं तो यहाँ बुद्धिज्म को क्यों पालेंगे। सवाल ये नहीं है, अगर ये मानसिकता हो हमारी तो हम ये चीज कहें ही ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड ये बता रहा है, या तो आप उस रिकॉर्ड के बारे में एक बार डिस्कस कर लीजिए कि वहां से जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, या वो रोहिंग्या हो बांग्लादेश के माध्यम से, या पाकिस्तान से जो लोग चल के आते हैं, वो यहाँ क्या करते हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको और हमको बताने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान से जो है वो अलकायदा के लोग जो वहाँ ट्रेंड होते हैं, या ISI या जो कोई भी वहाँ से चल के आते हैं, उनका काम क्या है? आखिर में वो उस देश को छोड़ के भारत में आने की जरूरत क्यों समझेंगे? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब ये सवाल ये है कि ऐसे लोगों के बारे में अगर इनको लगता है कि उन मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए और भारत के मुसलमानों को कम तवज्जो मिलना चाहिए, या उन मुसलमानों का हक भी भारत के मुसलमानों को जो हक दिया गया है उसके ऊपर है, उसी तरह से महेश जी, लेकिन आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि, अच्छा सुनिए, आपने कहा कि यहाँ पर 18 से 19 लाख आपने कहा अफगानी हैं जो शरणार्थी हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, हमने उन्हें शरण दी हुई है, एंड ऑफ कोर्स दे आर मुस्लिम्स। अफगानी नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, आपने अफगानी नहीं बोला। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो सब जगह है जी, वो हमारे यहाँ ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, आपने वर्ड पूरा मेरा ये नहीं किया, कोट नहीं किया। संयुक्त UN ने जो यूनाइटेड नेशन के एक डायरेक्शन पे जो यहाँ लोग रह रहे हैं 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, उनको हमने रहने दिया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम उनको सिटीजनशिप दे दें। इसका मतलब तो ये नहीं है, वो किसी वजह से किसी रीजन में जब उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था तो हमने अपने यहाँ उनको सहारा दिया। अगर देखिए, तो किसी उत्पीड़न के वजह से, अगर उत्पीड़न ही एक क्राइटेरिया है, हाँ, है ना, उत्पीड़न ही एक क्राइटेरिया है, मेरी बात सुनिए। है, कोई अपना देश छोड़ के क्यों जाएगा? चलिए ठीक है, तो फिर आप ये बताइए कि पाकिस्तान के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख वो यहाँ आते हैं, उत्पीड़न का शिकार हुए, आप उनको सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। अगर बांग्लादेश से कोई इसी मजहब के तमाम लोग आते हैं, वो यहाँ उत्पीड़न का शिकार हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे। दिया ना, इंदिरा गांधी ने नहीं दिया। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंदिरा गांधी ने दिया या नहीं दिया? लेकिन यही क्राइटेरिया अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्यों नहीं है? अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? उसके लिए भारतीय मुसलमान इस बात के लिए क्यों रंज जताए? कोई अगर वहां पाकिस्तान का मुसलमान या अफगानिस्तान का मुसलमान या बांग्लादेश का मुसलमान ये वेल एस्टेब्लिश हो गया है, आप पीछे के रिकॉर्ड देखिए कि वो लोग यहाँ आए हैं और क्या करके गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अरे महेश जी, अभी तो आप बोल रहे हैं, तो फिर वो शरणार्थी जो है अफगानिस्तान के शरणार्थी यहाँ जो रह रहे हैं, वो हाँ, ये वो लोग वही वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से जो पहले आ चुके हैं और जो आज यहाँ रह रहे हैं उसमें, और आज उनको जिनको रोका
और टोका जा रहा है, जबकि तब वो किस उत्पीड़न की वजह से आए थे, वो उत्पीड़ित थे। और आज जो अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि बुशरा जी वो कोई खास अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आते हैं, आतंक मचाने के लिए। अलकायदा आज के डेट में वहां से ट्रेंड करके लोगों को यहाँ भेजेगा और हमें और आपको मारेगा, तब आप लोग कहेंगे कि अरे अब ये क्या हो रहा है। अब हिंदुस्तान के जो प्रिवेंटिव मेजर हमें लेना चाहिए तो हमने नहीं। मैं जी इस जगह पर जो है बस लास्ट, इस जगह पर आप बिल्कुल सही है, किसी भी ऐसे आदमी को आने नहीं देंगे। सवाल एकदम सिंपल सा था कि अगर क्राइटेरिया उत्पीड़न है तो अगर किसी मुस्लिम को उत्पीड़ित किया जाता है, आप छोड़ दीजिए कि यहाँ का हिंदू एक्सेप्ट कर रहा है या यहाँ का मुस्लिम एक्सेप्ट कर रहा है, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, हम बात कर रहे हैं अपने भारत की, हम बात कर रहे हैं अपने संविधान या जो हमारा भारत है, जो सरकार है, वो एक्सेप्ट जो है उस उत्पीड़न, जो उत्पीड़ित मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने कहा कि उत्पीड़न क्राइटेरिया है, हमने एक्सटेंड नहीं किया, हमने लोगों को नागरिकता भी दी। पता अगर मुस्लिम भी इन्हीं तीनों देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हम तो आप दे रहे हैं। हमने आपको कहा ना कि जो अच्छे काम के लिए यहाँ पर आए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस देश में दिक्कत ही कहाँ है, जो ऐसे तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पाकिस्तानी मुस्लिम भी है। आई एम सॉरी, आपको रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम मौजू पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।